हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और बहुत से बच्चों के मन में ये होगा कि क्या हमने जो आंसर किया है उसकी एक्यूरेसी क्या है, आंसर हमारा सही है कि गलत है। तो इस चीज का डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का आंसर की डिस्कशन करने आया हूं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, सर आप तो बहुत लेट हो गए, बहुत से कोचिंग वालों ने तो बहुत पहले कर दिया। बिल्कुल कर दिया होगा, मुझे इससे इनकार नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, यूपीएससी कोई रेस नहीं है कि सबसे पहले आपने आंसर दे दिया। मुद्दे की बात यह है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसमें परफेक्ट आंसर बताना ये बहुत जिम्मेदारी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है। इसीलिए इसमें आप ध्यान देंगे तो बड़ा ठहर के सर्च करके परफेक्टली आंसर देने की कोशिश की जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, परफेक्टली देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यूपीएससी की जो आंसर की आएगी, ये बिलीव कीजिए कोई भी दे, इवन जो मैं भी इंक्लूड इसमें हूं, कि दो चार आंसर की डिफर आएगा, ये सच है, इसको मान के चलिएगा। आप बोलेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं इतने कॉन्फिडेंस से। तो मैं बोलूंगा जो यूपीएससी ने 2024 की आंसर की दी है, आप देखिए उसमें 3 आंसर गलत माने हैं और उसकी क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो जब यूपीएससी ये कर सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक दो आंसर में डिफर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अलग था। अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे, सर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो मैं हमेशा हर जगह एक ही बात बोल रहा हूं, ईजी की जो लास्ट स्टेयर होती है, ईजी की जो लास्ट सीढ़ी होती है, वहां से स्टार्ट हो रहा है और मॉडरेट की लास्ट सीढ़ी तक पहुंच रहा है। यानी ये टफ के बिल्कुल नियरेस्ट है और मॉडरेट के बिल्कुल पास है। यानी अगर मैं ईयर वाइज कंपेयर करूं तो 2024 से तो बहुत टफ पेपर है ये, और 2023 से थोड़ा सा इजी है ये। अब कहोगे सर इजी और टफ कैसे कह सकते हैं, क्या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी, मैं आंसर डिस्कशन करने से पहले कर दूं कि आप लोग को पढ़ना कैसे क्या करना है। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट वाले। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर आया है, जो मैंने फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी कराई थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, लेकिन इनके करने की जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। यूपीएससी ने इस बार 3 स्टेट मन वाले क्वेश्चन बनाए जो अपने आप में चैलेंजिंग थे और टफ थे। इसलिए सिलेबस आपका वही है, एनसीईआरटी पढ़िए, जीसी लियोंग पढ़िए, और मेरा मानना है न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी बहुत सारी खबरें आपके एग्जाम में आई हैं। चाहे द हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, या कोई डेली न्यूज एनालिसिस सुनते हो, ये आपकी चॉइस है। ये काम करिए। और मैप एनसीईआरटी 6 to 12, जीसी लियोंग और करंट अफेयर की जो न्यूज होती है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जुड़ी है, इतना कर लेंगे तो बिलीव कीजिए आपका पेपर नहीं रुकेगा, ये चीज श्योर है। इस बात से आप एग्री करेंगे। मैं करंट अफेयर की बात क्यों कर रहा हूं, करंट अफेयर मतलब क्या, ज्योग्राफी करंट अफेयर। कोई न्यूज चर्चे में आ गई, कोई इन्वायरमेंट चर्चे आ गया, तो वो चीज आपको न्यूज से मिलेगी, वो एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम ज्योग्राफी के आंसर की करते हैं डिस्कशन। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होगे कि साफ साफ पूछा इसने कि एंडीज माउंटेन हाउ मेनी कंट्री, ठीक है, टू पासेस, ठीक है, ये कितनी कंट्रियों से पास करती है। तो अगर हम लोग इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल मॉडरेट टू इजी लेवल रखता हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल कॉमन सेंस चाहिए था। अगर आपने मैप की सीरीज की है तो आप देखोगे कि साउथ अमेरिका का जो मैप है, एंडी जहां पर है, कहो बिल्कुल सही बात है सर, एंडी जहां पर है।
एनडी जहां पे है, तो अब इस लाइन में जितनी कंट्री आती है आप देख लीजिए। बोलीविया आएगी, बिल्कुल सही है। कोलंबिया आएगी, बिल्कुल सही है। इक्वाडोर आएगा, बिल्कुल सही है। वेनेजुएला आएगा। ब्राजील इसमें नहीं आएगा, ठीक है। पराग्वे क्यों नहीं आएगा? पराग्वे देखिए इसमें, ठीक है, पराग्वे बिल्कुल इससे बाहर है, देखो ये लाइन। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू ऑप्शन था ही नहीं, बोलीविया भी है। तो आप देख लीजिए आपका आंसर मिल चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये भी कट गया, तो केवल 4, यानी आंसर हमारा सी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू इजी लेवल रखता हूं, इसको बहुत आराम से कर सकते थे। जिसने मैपिंग सीरीज को अच्छे से कर रखा है वो आपके सामने है, इसलिए मैं बहुत ऑथेंटिक चीजें, टाइम लेते हैं हम लोग लेकिन अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी का काम बहुत जिम्मेदारी से। अब ये क्वेश्चन भी इजी लेवल पे है। अगर आपने मेरी मैपिंग सीरीज की होगी तो उसमें जो पहला वीडियो था इमेजिनरी लाइन को लेकर था, और इमेजिनरी लाइन में आप देखोगे यहां पे ये जा रही है इक्वेटर, इक्वेटर है। इक्वेटर पे कौन कौन सी लेक काटती है? तो मैंने बोला था केवल विक्टोरिया लेक काटती है, ये काटती है। विक्टोरिया ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन नीचे दे रखा है टैंगनिका, टैंगनिका देखो इससे नीचे है तो यानी टैंगनिका ऑप्शन में नहीं होगा आंसर में। इसके बाद होगा टोनले सेप, देखो टोनले सेप कंबोडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी नहीं है। तीसरा क्या था ऑप्शन, हम देख लेते हैं एक मिनट। पोंटास लगून, पोंटास लगून पड़ता है ब्राजील के इस पार्ट में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों रॉन्ग दे रखे हैं, यानी आंसर हो जाएगा हमारा डी। ना ये मैच करता है, ना ये करता है, ना ये करता है। और पोंटास लगून अपने आप में बहुत फेमस है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट लगून है वो। अब देखते हैं आगे। ये देखो, ये तो मैंने कॉन्टिनेंट और ओशन वाले चैप्टर में कराया था। मैंने इसलिए कहा था कि 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने मेरी वो सीरीज फॉलो की होगी डेफिनेटली उसको फायदा मिला होगा। अब देखेंगे इसमें साफ साफ दे रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। तो ये आपको पता होगा कि वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील एक दूसरे से मिलते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था जिक्सो फिट, बात सही है। घाना के कोस्ट पर गोल्ड पाया जाता है, लेकिन इनकी वेंस या माइंस कहां पाई जाती है, ब्राजील में, ये बात भी सही है। गोंडवाना 6 डिफरेंट कॉन्टिनेंट का पार्ट था, देख लो, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी सही हो गया, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, यानी आंसर सी होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इजी है, देखो इसीलिए मैं बता रहा हूं मैं सॉरी, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट जोड़कर लगभग 25-26 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से आप 16 से 18 क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते, कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं, और यूपीएससी का ये हमेशा से सेट पैटर्न रहा है। तो इसलिए जो लोग बच्चे सारे करने में गए होंगे उनका कुछ नुकसान तो हुआ होगा। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, आप देखिएगा, और अगले साल के लिए कुछ आपके टिप्स भी मिलेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है। ये बात सही है, आंसर हमारा इसमें सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखो ये भी मैंने जो एटमॉस्फेयर की वीडियो उसमें देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे बताया है, और ये उसमें साफ साफ 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है कि अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया ये सब ड्राई रीजन होता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई, जब यहीं पे ड्राई हमने सही कर दिया है तो लेस ड्राई तो होगा नहीं, ये स्टेटमेंट कट कर दो, यानी वन स्टेटमेंट राइट है
और सेकेंड इज गलत है, यानी आंसर सी होगा इसमें, बिल्कुल सी होना चाहिए। सही है, चलते आगे। अब ये भी 11th क्लास के एनसीईआरटी से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले चैप्टर में, आइसोथर्म लाइन में। आप जानते हैं, यही इमेज दिखाई थी मैंने, इसमें बोला है, ठीक है, जनवरी की आइसोथर्म के बारे में बोला है। अब जनवरी में क्या होगा, लैंड ठंडा होगा, ठीक है, और पानी गर्म होगा। तो लैंड पे ये कॉन्ट्रास्ट करेंगी, यानी नीचे की ओर जाएंगी, इक्वेटर की ओर, और ओशन पे ये पोल की साइड जाएंगी। क्या लिखा है, बैंड इक्वेटोरियल, क्या लिखा है, जनवरी आइसोथर्म नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आइसो बैंड इक्वेटोरियल वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, यानी लैंड मास पे ये इक्वेटर को जाएंगे, पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग ओशन। देख लेते हैं इसको, हम इमेज भी लेकर आए हैं। देखो ये मुड़ रही है, ओशन पे देखो कहां जा रही है, पोल की तरफ जा रही है, और ये तो कर्व नीचे है, यानी लैंड वाली आ रही है इक्वेटर की साइड। ये बात सही है। एयर एबव द ओशन वार्मर, जायज बात है, विंटर में लैंड ठंडा होता है, ओशन गर्म होता है, ये बात भी सही है। तो दोनों एनसीईआरटी से लिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखो, रॉक के बारे में मैंने बताया था, रॉक जिसने पढ़ा होगा उस शब्द, देखो इसीलिए बोलता हूं इस, और ये अगले साल के लिए भी है, इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। रॉक दे रखा है, वाटर ऑन द रॉक चॉक इज नॉन एज वेरी परमेबल। चॉक कैसी है, सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक में लेयर होती है, पोर्स होती है, बात सही है। वेयर इज क्ले इज नॉन एज क्वाइट, क्वाइट यानी कुछ मात्रा में होगी, बिल्कुल सही है। इनपरिमेबल है, ये स्टेटमेंट सही है। चॉक इज पोरस, सही बात है, इसलिए वाटर ऑब्जॉर्व करेगी। क्ले इज नॉट एट ऑल, देखो ऑल, ओनली, ऑलमोस्ट गलत होता है, 99%, सारा नहीं, ऑलमोस्ट। तो नहीं, जब यहां पे कुछ है तो ऑल कैसे हो सकता है, जब ये हमने सही कर लिया है, ये सही कर लिया, क्वाइट है, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। यानी इस स्टेटमेंट को सही करते ही हमारा हर्ड अपने आप में गलत हो जाता। यानी अब देखो आंसर क्या करेंगे, हमारा आंसर देखिए, हाँ बिल्कुल सही, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, यानी सेकेंड थर्ड में से एक करेक्ट है, और एक्सप्लेन कर रहा है वन को, बिल्कुल सही बात है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से, इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, और जब मैं ये वीडियो आपको बना रहा था तब मैंने बोला भी था, ये चैप्टर हर बार यूपीएससी का फेवरेट रहा है। अब सिंपल सी लाइन है, विदाउट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जांपल हम वीनस से ले सकते हैं, दिन में टेम्परेचर बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा, ये बात बिल्कुल सही है। हीट ऑब्जर्व एंड द ट्रैप बाय द एटमोस्फेयर मेंटेन आवर प्लेनेट एवरेज टेम्परेचर, भाई सही बात है, हीट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तभी तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म है। एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 6% के आसपास है, और ये हमने हीट बजट में देखा भी था, इसी से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। यानी तीनों सही हैं, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट द शिफ्ट इज
टेंडिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस चेंज हो रही है, ये बात हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है, ये सही है, ये कई बार न्यूज में आप सुना भी होगा। सोलर फ्लेयर एंड द एसोसिएट कोरोनल मास एजेक्शन bombing and the earth outermost atmosphere with turbulence amount energy। बिल्कुल सही, ये सही तो है, लेकिन इससे हमारा अर्थ की रोटेशन नहीं चाहिए, इतनी नहीं चाहिए कि अर्थ की रोटेशन चेंज कर देगा, नहीं, ये सही है अपने आप में, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। एज ए अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, जब ये पूरा अर्थ का हमारा मास बना हुआ है, जब ये आइस मेल्ट करेगा तो मास भी चेंज होगा, और वो मास चलेगा पोलर फिलिंग फोर्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है, और जब पोल की आइस मेल्ट करेगी तो इक्वेटर तरफ जाएगी, ऑब्वियस है, तो ये भी सही हमारा स्टेटमेंट है। अब देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्या हो रहा है, सी हो, इसमें बी हो गया आंसर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन देम एक्सप्लेन। ये दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेन केवल एक को कर रहा है, ये बात सही है, बी हो जाएगा आंसर। ये देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में हम कॉमन सेंस से कर सकते थे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सब कुछ ऐसी किताब, ऐसी क्वेश्चन के लिए हमें करंट की न्यूज वगैरह फॉलो करनी पड़ती, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती है। जो लोग बोले सब कुछ एनसीईआरटी से, नहीं सब कुछ, इसलिए मैं कहता हूं करंट की चीजें भी कवर कीजिए। देखो यूनाइटेड किंगडम में आप जानते हो उसकी बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी है, लाइक फॉकलैंड आइलैंड, बहुत सारे, बरमूडा है। तो यहां पर हम कॉमन सेंस से मान सकते थे जिनकी ओवरसीज टेरिटरी है उनके एक से ज्यादा टाइम जोन हो सकते थे, उनमें एक हमारे लिए ये हो सकता था। डेनमार्क को मैं क्यों कर सकता हूं, मुझे नंबर नहीं बताना, नंबर कितने, तरीका सीखिए, क्योंकि पीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा दिमाग या कॉमन सेंस की बात करता है। और एक चीज मैं बोलूं, ये सब कुछ एनसीईआरटी या करंट जुड़ के आया है, लेकिन बिना लॉजिकल रीजनिंग के आप नहीं कर सकते, चीजें हैं वही, बस आपको सी सेट पे काम किए, जितना लॉजिकल रीजनिंग आपको बढ़िया होगा उतने आसानी से कर सकते हैं, इसलिए सी सेट पे फोकस कीजिए, क्योंकि सी सेट बिना तो कुछ होगा नहीं, और सी सेट क्लियर करते करते आपका जीएस भी अच्छा हो जाएगा, ये बात मानिए, इसीलिए शायद यूपीएससी ने इसको इसमें इंक्लूड किया है। डेनमार्क की एक टेरिटरी है जिन्हें बोलते हैं हम ग्रीनलैंड, ये आप जानते हो, ये इसकी ओवरसीज यानी एक से ज्यादा, यानी यहां पे कई सारे हो सकते हैं, बड़ा एरिया है, तो ये भी हम मान सकते हैं कॉमन सेंस से। ऑस्ट्रेलिया को भी हम मान सकते हैं, क्यों, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट आप लवर है तो आप देखोगे वहां पे कई सारे टाइम जोन है, लगभग 9 से ज्यादा है। अब ब्राजील पे मुझे डाउट है, ब्राजील एक सिंगल, उसी कोई ओवरसीज टेरिटरी नहीं है, अगर नहीं पता होगा तो इसको हम कट कर सकते थे। और न्यूजीलैंड में भी 4 से ज्यादा टाइम जोन है, हालांकि ब्राजील में 4 हैं, लेकिन यहां मोर देन 4 पूछ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली 4, बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था, वहां सीधे सीधे पूछा गया है, कैसे, आप देखो साइबेरिया, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप एटलस देखते हो तो एटलस में ऑस्ट्रेलिया आपको ईस्ट में दिखाई पड़ता है और अमेरिका वेस्ट में, लेकिन ग्लोब के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ग्लोब पर अमेरिका ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में है, कैसे। हाँ, पहले ये देखिए, ये ग्लोब के अकॉर्डिंग है, ये पैसिफिक है, तो देखो वेस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, या साइबेरिया है, या रशिया कह सकते हैं इसे साइबेरिया के बदले, ये हो रहा अलास्का यानी यूएसए। अगर कोई पर्सन
मैंने कहा था ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट में जाता है तो पूरा एक दिन का चेंज हो जाता है। और यहां पे अगर मंडे है तो यहां पर संडे हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एनडीआर इन साइबेरिया एंड नॉम इन अलास्का are few kilometers from each other, but when the people are working up and the getting for the breakfast in the this city would be different day। ये बात सही है क्योंकि दोनों का इंटरनेशनल डेट लाइन से अलग अलग है, इसलिए दिन का अंतर होगा। when it is मंडे इन अडियार, यानी बोला साइबेरिया में अगर मंडे है, इट इज ट्यूसडे इन नॉम, नहीं, ये उल्टा कर दिया। अगर यहां मंडे है तो इधर क्या होगा, संडे होगा। अगर यहां पर ट्यूसडे होता साइबेरिया में तो मंडे होता नॉम में, यानी ये हमारा गलत है। यही लाइन मैंने समझाई थी उस वीडियो में। जिसने इस कॉन्सेप्ट समझा होगा उन्होंने क्वेश्चन आराम से कर लिया, यानी पहला सही है, दूसरा हमारा गलत है, यानी ओनली वन। ए आंसर होगा इसका। अब देखो यहां पर ये बहुत ही कॉमन सेंस, ये इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। बोस्वाना कमर्शियल डायमंड में टॉपर कंट्री है, बिल्कुल रशिया से भी आगे है कमर्शियल डायमंड में। मैं डायमंड और कमर्शियल डायमंड। और लिथियम के बारे में हम ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं। ए मतलब अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया, सी फॉर चिली, यानी चिली इसमें आता है। और निकेल के बारे में इंडोनेशिया, मलेशिया बारे में वर्ल्ड फेमस है। तो यानी तीनों सही होंगे, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये इजी था। ये क्वेश्चन भी प्योरली मैप बेस्ड था। ये सारे आइलैंड कहां पर हैं, ये है मेडिटेरेनियन सी में। और आप देखो, ये रहा देखो, कोर्सिका, सार्डिनिया, बेल्लारिक। बेल्लारिक किसका है, स्पेन का है। देखो यहां पे मोलार्का, देर इसी बेल्लारिक का पार्ट है मोलार्का, मोनोर्का। इटली नहीं होगा, ये गलत है। नॉर्मंडी स्पेन का नहीं होगा, गलत है। सार्डिनिया फ्रांस का नहीं, इटली का है। तो ये तीनों गलत है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। समझ गए। देखो सार्डिनिया इटली का है, वहां फ्रांस रखा है। कोर्सिका फ्रांस का है। बेल्लारी तीन आइलैंड है, मोलार्का, मोनोर्का है, ये आप देख लीजिएगा। डी हो जाएगा। ये देखो, ये लूसेंट टाइप की बुक से भी क्वेश्चन था। हालांकि इसको हम इन्वायरमेंट भी इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन ज्योग्राफी में भी है ये। हम आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन चीज है। अब और पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ए होगा आंसर इसका, बिल्कुल सही है। तो चलिए ये था हमारा ज्योग्राफी का आंसर। होपफुली हमारे आंसर से आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर ये हमारा आंसर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे ऐसे वीडियो के नीडी हैं। और ध्यान दीजिए, यूपीएससी का आंसर कभी जल्दबाजी में नहीं दिया जाता, इसलिए टाइम लेकर प्रॉपर होमवर्क करके आपको बताया गया। इसमें से भी एकाक 19-20 हो सकते हैं, मैं इस चीज को मान के चल रहा हूं, लेकिन ये मान चलिए ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है आपका। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जिन बच्चों के जितने भी नंबर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने नंबर आए हैं। कट ऑफ के बारे में बता दूंगा आप लोग को। कट ऑफ मान के चलिए 24 यानी यूपीएससी 2024 से तो कम रहेगी। ओ सॉरी, हाँ 24 से कम रहेगी।
और 23 ज्यादा रहेगी, यानी मान चलिए जो 82 से 86 के बीच होंगे, ठीक है, ये इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं 3-4 नंबर के, यानी 90 के नीचे जो हैं, 90 के आसपास, यानी 85 से 90 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ मान के चले। और इसमें कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, जैसे ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में 2-3-5 नंबर का फर्क हो सकता है, वो आप देख लीजिए। ये एवरेज है, इसी बीच में आएगा कट ऑफ, देखिएगा, क्योंकि पेपर मॉडरेट से ऊपर था, टफ से थोड़ा नीचे था, इजी तो था ही नहीं, लेंदी क्वेश्चन था। एक चीज और हमने देखा कि इस बार पेपर लेंदी था, कई सारे बच्चे हमसे जुड़े और बोला सर हम पेपर कई बार पूरा कर भी नहीं पाए। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। यूपीएससी हर बार नया कर रहा है, आपने देखा इस बार वो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब लेके आया, पेयर वाले क्वेश्चन लगभग ना के बराबर थे, 1 पेयर 2 पेयर, एलिमिनेशन मेथड भी लेके आया वो। तो इस तरह देखेंगे तो सबको, यूपीएससी में कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि एलिमिनेशन खत्म हो गया है, अब केवल पेयर वाले आएंगे, हर बार नया कुछ कर सकता है वो, ठीक है, सभी टाइप क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।